हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है और आज आप सभी लोगों के लिए शाम को लेके आई हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। तो एक बार जल्दी से मुझे ये भी चेक करा दीजिए और उसके बाद में वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे। और रीजनिंग का मेगा रिवीजन सीरीज है जो आज लेके आई हूँ। कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, क्लास में सॉल्व करेंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे ये भी चेक कराओ और वीडियो को शेयर करो। ऑल क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। अब जल्दी से सभी लोग इसे शेयर कर देंगे, सारे सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर एक बार शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग अर्पणा जी, गुड इवनिंग हो गई है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि मुझे आपको गुड मॉर्निंग बोलने की आदत है क्योंकि मैं अक्सर मॉर्निंग में मिलती हूँ यूट्यूब पे आपको, बट इट्स गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, गुड इवनिंग रूबी, रिधिमा, राहुल मिश्रा, कनव। भाई सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर करेंगे और सब बताएंगे कि आज रिवीजन होने वाला है। और ये जो क्वेश्चंस है गाइस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। एनटीए में आप लोगों से जिस टाइप के, एफएटी मतलब क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, जो टॉप 15 टॉपिक्स है ना आप लोगों के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, उन 15 टॉपिक्स में से आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। और ये क्वेश्चंस अगर सभी के सही होंगे तो आप अपने आप को प्लस मार्किंग दे देना, क्योंकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा अगर आपके ये सभी के सभी क्वेश्चन सही होते हैं तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो क्लास में सॉल्व कराऊंगी और एक क्वेश्चन आपको देके जाऊंगी होमवर्क में। और होमवर्क क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही अच्छा, एनकोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, बट लेवल बहुत अच्छा है। जो भी सॉल्व करेगा उस क्वेश्चन को, उसको मेरी तरफ से एक्स्ट्रा प्लस मार्किंग मिलेगी। ठीक है गाइस, जो भी चैनल पे नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम अदिति शर्मा है और इस चैनल पर और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आप लोगों के लिए मैं रेगुलर क्लासेस लेके आती हूँ। इसी नाम से मेरा प्रोफाइल है गाइस, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सभी कंटेंट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, जो कि मेरा पेपर 2 है, जिससे मैंने आप लोगों अपना जेआरएफ क्लियर किया और आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर गाइस दोनों ही क्लासेस आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आती हूँ। स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और प्लस क्लासेस जो आप लोगों की पेड क्लासेस होती है। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, अभी देखो 2 महीने बचे हैं आप लोगों के मई वाले अटेम्प्ट के लिए। इसके बाद जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए भी बैच फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी 1 मार्च से। ठीक है, क्योंकि मई वालों का तो ऑलमोस्ट अब कोर्स कंप्लीट मैंने करवा ही दिया है। अगर आप लोगों को मई के लिए चाहिए तो आप 3 से 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, है ना, जो मुझे लगता है कि कम यूटिलिटी का है। उससे ज्यादा यूटिलिटी का है आपका 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसे आप ले सकते हैं गाइस। और क्योंकि आप लोगों का आने वाला एग्जाम की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और पीएचडी एंट्रेंस की भी तैयारी हो जाएगी। दोनों ही सब्सक्रिप्शन के लिए गाइस आप लोगों को अदिति 10 रेफरल कोड यूज कर लेना है, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ साथ गाइस पुरानी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस दोनों मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है स्पेशल क्लास, जो मैं लेके आती हूँ, रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव। कल जो है आप लोगों के लिए भैया स्पेशल क्लास डे ही मना लो, क्योंकि कल मैंने लगा दी है आपकी 3 स्पेशल क्लास। ये शायद हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि मैं एक दिन के अंदर 3 स्पेशल क्लास लगा रही हूँ। ये जो स्पेशल क्लासेस है गाइस, सुबह 8 बजे होने वाली है, फिर 11 बजे होने वाली है और शाम को 6 बजे होने वाली है। क्लासेस के लिंक कमेंट में शेयर कर दूंगी। ठीक है, 8 AM आप लोगों के लिए गाइस मैं आईसीटी की क्लास लेके आऊंगी। स्पेशल क्लास है ये, रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव की क्लास है। 11 AM आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊंगी लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड की। और 6 PM आप लोगों के लिए डीआई होगा। तीनों का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और सिर्फ शैली को ही रेडी नहीं होना है, बाकी सबको भी रेडी होना है। ठीक है शैली, चलो मैं मानती हूँ कि पोल में टॉप करती है, बट यहाँ पर भाई सबके पास में ऑप्शंस हैं और सबके पास में अपॉर्चुनिटी है गाइस, कम ऑन यार, है ना।
यहाँ पर ट्रिपल डिजिट दिखनी चाहिए, 100+ मुझे बच्चे दिखने चाहिए। देखो आप लोगों ने बोला रीजनिंग की क्लास लगाइए, आप ही लोगों की डिमांड पे आई है, तो वीडियो को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। है ना? हाँ, कल की तीनों क्लासेस ऐप में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। वी प्रेफर टू वेयर व्हाइट क्लोथ्स इन विंटर, व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट। इनमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी कथन और कारण दोनों दिया है, आपको ये सॉल्व करके बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 30 सेकेंड्स दूंगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए, शैली को नजर लग गई है पहला ही क्वेश्चन गलत करते हुए। देखिए गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। असर्शन रीजन जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज समझाई है, असर्शन और रीजन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको क्या देखना होता है, असर्शन को देखना होता है आइसोलेशन के अंदर, फिर रीजन को देखना होता है आइसोलेशन के अंदर, और फिर क्या करना चाहिए, इन दोनों को रिलेट करना चाहिए। कैसे? कनेक्टर वर्ड्स का इस्तेमाल करके। कनेक्टर वर्ड्स एज इन बिकॉज, कॉज, एज, व्हेन, इस तरीके के टर्म्स यूज करके। बहुत ही सिंपल सी चीज थी। एक बात बताना, विंटर्स के अंदर व्हाइट कपड़े पहनते हो या समर के अंदर व्हाइट कपड़े पहनते हो? अरे विंटर के अंदर कौन है भाई जो सफेद कपड़े पहनता है, मुझे जरा ये बताना। यहाँ तो असर्शन ही गलत है, और जहां पर भी असर्शन गलत हो जाता है वो क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि असर्शन फॉल्स है, एक ही ऐसा ऑप्शन था। व्हाइट क्लोथ्स जो होते हैं गाइस, वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं हीट के। सनलाइट उन पे जाती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सर्दियों में ये चाहिए या गर्मियों में ये चाहिए? अरे सर्दियों में तो ये चाहिए कि हीट आपकी बॉडी में जाए, ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर कम रहे, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब ये तो भाई कलाकारी आप लोगों ने दिखा दी। मैं मान गई हूं कि सर्दियों में आप पहनते हो व्हाइट कपड़े और गर्मियों में पहनते हो कट स्लीव्स ब्लैक कलर के। गर्मियों में आप लोग पहनते हो फुल स्लीव्स ब्लैक कलर के कपड़े, जो कि बेस्ट एब्जॉर्व करता है हीट को। आपका उल्टा चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग गलत करते हुए, कुछ लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के पास में गाइस 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको ऑड वन आउट करना है। जो मम्मी पापा दिला दे वही पहन लेते हैं। ओहो, भोले बच्चे, बहुत भोले हैं। वेरी नाइस। अनेक अकेडमी के एजुकेटर्स का सेम है यार, ब्लैक व्हाइट सब सेम चलता है हमारा। चलो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर दिस करेक्टली। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट निकालना है, और बहुत इजी है। देखो, सीजनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब क्योंकि सीजनल चेंज चल रहा है, तो देखो मैंने सीजनल क्वेश्चन बनाया है। गाइस, ऑप्शन नंबर ए कहता है स्कार्फ, बी कहता है स्वेटर, सन ग्लासेस और ग्लव्स। आप मुझे एक चीज बताइएगा, अभी अभी मैंने कपड़ों की बात करी थी। देखो, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं हम लोग विंटर्स में, और व्हाइट कलर के पहनना पसंद करते हैं समर्स के अंदर। सेम यहाँ पर भी चीजें होने वाली है, स्कार्फ, स्वेटर और ग्लव्स। ये तीनों की तीनों चीजें आप लोगों को विंटर से बचाने के लिए होते हैं, कोल्ड से बचाने के लिए हम लोग करते हैं यूज। वेयर सन ग्लासेस जो होते हैं, वो हम क्यों पहनते हैं? हम क्यों पहनते हैं? अरे सन रेज से अपने आप की आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑल दो करेक्ट रीजन ये नहीं है। करेक्ट रीजन क्या है? करेक्ट रीजन है डूड बनने के लिए, है ना?
एकदम बढ़िया, शाहरुख खान बनने के लिए पहनते हो आप लोग, वो अलग बात है। बट करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सन ग्लासेस, बिकॉज सभी जो चीजें हैं वो हमें कोल्ड से बचा रही हैं, वेयर एज सन ग्लासेस जो है वो हमें हीट से बचाने के लिए, सन रेज से बचाने के लिए होता है। चलिए बहुत हो गया मजाक, अब आ जाइए बढ़िया वाले क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं ड्रेसिंग सेंस सिखा रही हूँ? नहीं यार, मैं कहा। हमने तो पिछले एक साल पहले अकेडमी ज्वाइन किया था, और तब से ब्लैक टी शर्ट के अलावा कुछ पहना ही नहीं। चलो गाइज, सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है ये आप लोगों से। 24 का रिलेशनशिप अगर 60 से है तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते चलना है, और जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक भी करते हुए चलना है। धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है, और आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का कर्तव्य है लाइक और शेयर करने का, जल्दी से। ठीक है, सी, आयुष हो? भाई यहाँ तो सब इंटेलिजेंट हो गए हैं। वेल डन गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली द सी ऑप्शन, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। बहुत ही बढ़िया। देखिए द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज 24 इज रिलेटेड टू 60, सो बेसिकली हम दोनों, हमें इन दोनों को रिलेट करना है, और सिमिलर वे में सेम लॉजिक अप्लाई करके हमें चूज करना है कि कौन से ऑप्शन में सेम लॉजिक अप्लाई करता है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं गाइस, किसी भी रीजनिंग क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, या कोई भी रीजनिंग डोमेन अगर देखें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देखो 24 जो है गाइस, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर सीरीज आप लोगों के पास में आ जाए, है ना, तो आपको सबसे पहले देखना होता है नियरेस्ट स्क्वायर। ठीक है, नियरेस्ट स्क्वायर देखना होता है, नियरेस्ट क्यूब देखना होता है, और इसी तरीके से आपको रिलेशन बनाते हुए चलना होता है। यूजुअली यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। 24 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब कितना होता है गाइस? 27, 27 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 24। सिमिलर वे में मैं लिख सकती हूँ 4 का क्यूब माइनस 4, where 4 का cube is nothing but it is 64. 64 minus 4 is nothing but 60. So therefore यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या चल रहा है? प्लस वन का डिफरेंस चल रहा है। सिमिलर वे में मैं क्या करूं? प्लस वन कर दूं, और प्लस वन करके आएगा मुझे 5, तो 5 का क्यूब माइनस 5 आना चाहिए मेरा लॉजिक। 5 का क्यूब मतलब 125, 125 में से 5 किया तो कितना बचा? 120। ठीक है, और सेम इसमें प्लस वन करोगे, प्लस वन करके मिलेगा 6, तो 6 का क्यूब माइनस 6 करना है, एंड 6 का क्यूब होता है 216, 216 माइनस 6 करोगे तो मिलेगा 210। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज बहुत मस्ती में आ रहे हैं सभी लोग, बहुत मस्ती में आ रहे हैं। ग्रुप पे भी देख रही थी मैं सब देखती हूँ गाइज। पढ़ लो चुपचाप, मैंने लगा देनी है डांट, फिर मुझे मत बोलना कि मैम डांटते हो। पढ़ लो और आंसर करेक्ट दो। नहीं, डिजिट्स ऐड करके वाला नहीं लगाना है लॉजिक, लॉजिक जो मैं बता रही हूँ वही लगाना है, क्योंकि मेरी मर्जी चलेगी, मेरा क्वेश्चन है। ऑड वन आउट बताओ, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, स्पेलिंग टेस्ट होगा आपका। और वीडियो को शेयर करते रहेंगे सभी लोग। अरे यार मतलब हद हो गई, मैंने सोचा रीजनिंग पढ़ाऊंगी, खुशी होगी आप लोगों को, यहाँ तो आप शेयर ही नहीं कर रहे हो। श्रेया का आंसर आया है डी, डेजी का भी डी आया है,
अच्छा, मोस्टली लोगों का डी ही आंसर आ रहा है। ऑड वन लगाना था यहाँ पर कि ऑड वन क्या होगा। देखिए गाइस लॉजिक क्या लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। इफ यू लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के जितने भी लेटर्स हैं, इन लेटर्स को कंबाइन करके अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास में बन जाएगा गाइस स्क्वायर, है ना। जो वर्ड मेरे पास यहाँ पर बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड जो बनेगा वो बनेगा स्क्वायर। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन को देखूं, ऑप्शन नंबर बी को, तो आप इसे रीअरेंज करोगे तो आपको बन जाएगा पॉलीगन, है ना। वर्ड आपको मिलेगा पॉलीगन। सिमिलर वे में अगर सी ऑप्शन को मैं रीअरेंज करूंगी तो मुझे मिलेगा रेक्टेंगल, ठीक है। और इसी तरीके से डी ऑप्शन को आप रीअरेंज करना चाहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। So therefore, correct answer for this question will be option number D, which doesn't form any figure. ठीक है, कुछ फिगर नहीं बना रहा है, कुछ अलग वर्ड बना रहा है, और वो वर्ड क्या है ये अगर कोई बताए तो बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बन रहा है गाइस। हाँ श्रेया बिल्कुल सही, स्ट्रेंथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी सभी के सभी फिगर्स थे, बट स्ट्रेंथ जो है उसको कोई फिगर नहीं होता है। एग्जाम में कैसे पता चलेगा? रीजनिंग का सबसे बड़ा तरीका और सबसे पहला तरीका यही है कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, देर इज नो सर्टेनिटी कि एग्जाम के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू गेन दिस कॉन्फिडेंस यू हैव टू प्रैक्टिस। चलिए यहाँ पर लगाइए लॉजिक। जब तक आप लॉजिक लगाते हैं मैं टाइम पास के लिए ABCD लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था भाई। कितने का आया है? सी, और एक आंसर आया मेरे पास बी। सी और बी, ओके। चलिए अगर देखा जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर कैसे निकाला गया है, तो करेक्ट आंसर किसी का भी नहीं आया है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ए, जो कि अभी तक किसी का भी नहीं आया है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, किसी का भी नहीं आया है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये SSC एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और मानिए या ना मानिए, जो आपका NTA एग्जाम लेता है, UGC नेट का एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को सिमिलर दिखेंगे SSC के रीजनिंग पार्ट से। सो द करेक्ट लॉजिक फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा, आइए ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। गाइस आप लोगों के पास में लिखा हुआ है CBF, जिसको एक्चुअली में डिकोड किया है, एक्चुअली में एनकोड करके लिखा हुआ है आई। अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे पास में 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स को मैंने यहाँ पर एनकोड करके एक लेटर के अंदर कन्वर्ट किया है। ऐसे सीक्वेंस के अंदर हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई मैथमेटिकल लॉजिक लगता है। ये सिर्फ मैं हिंट बता रही हूँ गाइस, और रीजनिंग को सॉल्व करने का देयर इज नो अदर ऑप्शन। द बेस्ट ऑप्शन टू गेट द लॉजिक फॉर एवरी क्वेश्चन इन रीजनिंग इज प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस की है इसलिए मुझे आइडिया लगा, आप करोगे तो आपको भी लगेगा। जब भी 3
3 लेटर्स हैं, आप देखिए इन 3 लेटर्स को क्या किया गया है, एक्चुअली में एनकोड किया है एक लेटर में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैथमेटिकल लॉजिक लगा होगा। और नोटिस करिए इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने नंबर्स भी लिखे हैं। तो सी का जो नंबर होता है वो होता है 3, बी का नंबर होता है गाइस 2, और एफ का नंबर कितना होता है, एफ का नंबर होता है 6। आई का नंबर क्या होता है, आई का नंबर होता है गाइस 9। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो इट इज नथिंग बट सी इंटू एफ अपॉन बी। लॉजिक क्या है, सी इंटू एफ अपॉन बी। देखिए 3 इंटू 6 अपॉन 2, 3 3 9। सेम लॉजिक लगाएंगे जे वाई टी के अंदर। तो करना क्या है, जे मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय वाई। जे का नंबर क्या है गाइस, नोटिस करें, जे का नंबर है 10, 10 को मल्टीप्लाई करना है किससे, टी से। टी का नंबर कितना है 20, और वाई का नंबर कितना है 25। 5 4 जा 5, 5 जा 5, 2 जा 4, 2 जा 8। तो 8 पे कौन सा नंबर होता है, 8 पे होता है h। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा h। और कोई कोई भी महानुभाव अगर ये आइडिया लगा रहा है कि मैम प्लस करके भी तो आ जाएगा, माइनस करके भी तो आ जाएगा, आ तो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को तो आप लोग कैसे भी करके कर दोगे, अरे लेफ्ट हैंड साइड को तो कैसे भी डेसिफर कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट सेम लॉजिक अप्लाई करके राइट हैंड साइड में ऑप्शंस में से एक आंसर आना चाहिए। अब आप कोई भी और मेथड लगा के देख लो, क्योंकि मैंने मेथड लगा के देखा है तो बता रही हूँ कि इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्टली यही लॉजिक लगेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर भी सिमिलर लॉजिक लगा के ऑप्शंस में से आंसर्स देने हैं। समझ में आया, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में और पढ़ने में जितना कंफ्यूजिंग है ना, ये उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स में से मेरी हिट लिस्ट में हमेशा रहेगा, बिकॉज एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। देखो डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, इसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है यूजीसी नेट पेपर 1 में आने की। नहीं आ रहा, दोबारा समझाना है, देखो दोबारा समझो। सी लिखा है, बी लिखा है और एफ लिखा है, तो सी इंटू एफ किया हुआ है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है उसको बीच वाले नंबर से। तो आपको सबके नंबर पता होने चाहिए, सबके इजी ही होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के अंदर। सी का नंबर 3 होता है, बी का नंबर होता है 2, और एफ का नंबर कितना लगाया है 6। कुछ नहीं किया है, पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके बीच वाले से डिवाइड कर दिया है। जो भी आंसर आया नंबर की फॉर्म में उसे लेटर में कन्वर्ट करके सामने लिखा है, ये आई है। सेम लॉजिक लगाया मैंने जे वाई और टी पर, जे इंटू टी किया और फिर डिवाइड कर दिया किससे, वाई से। जे इंटू टी करके फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया बीच वाले नंबर से, और कुछ नहीं किया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये लेवल अप करे अपना थोड़ा। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से मैं हर फ्राइडे या सैटरडे आप लोगों के लिए क्लासेस लगाऊं, तो लाइक शेयर करना आपका काम है, क्योंकि अगर डिमांड होगी तभी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए मैं काम करूंगी। ठीक है, इतना स्लो समझा रही हूँ, एग्जाम में इतना स्लो होना नहीं चाहिए गाइस। ठीक है, जल्दी जल्दी करना आएगा कब, जब एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ये अगर मैं बता दूंगी लवदीप, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो कि मैं पढ़ रही, जैसे मैंने ब्लड रिलेशन सिखाया है वैसे सॉल्व करिए। चलिए, दो आंसर्स मुझे मिल गए हैं। दो आंसर्स मुझे मिले हैं, और नहीं ज्यादा मिल गए हैं अब, और मुझे करेक्ट आंसर भी मिल गया है, बट
सिर्फ एक ही जना है जिसने करेक्ट आंसर दिया है एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आप ट्राई करते नहीं हो और सबसे पहले हार मान के बैठ सबसे पहले हार मान के बैठ जाते हो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। जिसने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है एक्चुअली में उसमें बहुत बढ़िया पेशेंस लेवल है गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ घुमाने की कोशिश की, अदरवाइज इतना लॉजिकल और इतना इजी क्वेश्चन है। आइए देखो, मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो ये प्लस पे सबसे पहले पढ़ाया था रीजनिंग, और मैंने आपको वहां पर सिखाया था कि इस तरीके से फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की तरीके से काम करिए। देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन ऑफ अ मेल of a photo of a pointing towards a photograph of a male, सोनम said। तो बात कौन कर रहा है? बात कर रहा है सोनम, आई मीन बात कर रही है सोनम। पॉइंट किसकी तरफ कर रही है? पॉइंट कर रही है एक मेल की तरफ। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, स्पीकिंग पर्सन। और ये कौन है? ये वो पर्सन है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब देखो इस पर्सन के बारे में क्या बोल रही है सोनम। सोनम बोल रही है द मैटरनल अंकल ऑफ हिज सन इन लॉ। धीरे धीरे सॉल्व करिए। मैटरनल अंकल ऑफ हिज सन इन लॉ, इसके सन इन लॉ, इसके सन इन लॉ कौन होंगे जरा मुझे बताइएगा। डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई डॉटर होगी। सन इन लॉ क्या होता है? दामाद। कोई डॉटर होगी, डॉटर का हस्बैंड होगा, सही है। अब ये डॉटर का जो हस्बैंड है ये मेल का सन इन लॉ हो गया, सन इन लॉ का सन। अब सन इन लॉ का सन है तो डेफिनेटली डॉटर का भी तो सन होगा, डॉटर का भी सन हुआ। ठीक है, अब सन क्या? मैटरनल अंकल, यानी क्या बोल रहा है? मैटरनल अंकल ऑफ हिज सन इन लॉज सन, ऑफ हिज सन इन लॉज सन, मतलब इसका मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, अरे मामा जी। तो इसके मामा जी जो है वो डॉटर जो है इसकी, उसके ब्रदर होंगे। मामा कौन होता है? मम्मी के भाई को मामा जी कहते हैं। तो मम्मी के जो भैया हैं वो क्या होंगे? वो इस मेल के बेटे होंगे कि नहीं होंगे? अगर डॉटर है, डॉटर का भाई सन नहीं हुआ क्या? मेल का सन आ गया। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन देखो दोबारा से। मैटरनल अंकल ऑफ हिज सन इन लॉज सन इज द सन ऑफ माय पेटर्नल सिस्टर इन लॉज फादर इन लॉ। अब यहाँ पर नोटिस करिए, सोनम जो है वो मेल को पॉइंट आउट करके कह रही है कि इसके सन इन लॉ के सन जो है वो क्या है? सन है मेरे पैटर्नल सिस्टर इन लॉ। इसकी पैटर्नल सिस्टर इन लॉ कौन सा होगा गाइस? कौन होगी? इज द सन ऑफ माय पैटर्नल सिस्टर इन लॉ। पैटर्नल सिस्टर इन लॉ का क्या मतलब है मुझे तो ये बता दीजिए। इसकी सिस्टर इन लॉ, इसकी सिस्टर इन लॉ के फादर इन लॉ कौन होंगे? ऑब्वियसली यही होगा इंसान, यही इंसान होगा। ठीक है, अरे यही इंसान हुआ। सेम इंसान है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर ये सेम इंसान है, इसके सन की मैं बात कर रही हूं, और इसका सन कौन है? यही है। सिस्टर इन लॉ तो भाभी जी हो गई, भाभी जी के जो फादर इन लॉ है वो इसके पापा जी हो गए, वो हो गए इसके पापा। ठीक है, वो इसके पापा हो गए, यानी कि यही मेल पर्सन हो गया। तो सोनम की जो मदर है वो किस तरीके से रिलेटेड है उस पर्सन से? डेफिनेटली ये इसकी क्या हो गई? वाइफ हो गई। सोनम की जो मदर होगी वो क्या होगी? वाइफ हो गई। इजी। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश करिए इन लॉज के अंदर, है ना, इन लॉज के अंदर घुमाने की कोशिश की है। आप देखो शुरू से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत इजी है। मैटरनल अंकल ऑफ हिज सन इज लॉ, सन इन लॉज सन इज द सन ऑफ माय पैटर्नल सिस्टर इन लॉज फादर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ कौन हुई? पैटर्नल, पैटर्नल सिस्टर इन लॉ होगी मतलब उसके भाई की वाइफ। उसका जो भाई है, उसका भाई जो है उसका बीवी, बीवी का फादर इन लॉ। फादर इन लॉ कौन होगा? ऑब्वियसली इन दोनों का पापा। इन दोनों के जो पापा हैं उनके सन के बारे में बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है सोनम कौन है इस जगह पे? सोनम है ये, तो सोनम के भाई की पापा की वाइफ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अरे बहुत मजेदार क्वेश्चंस होते हैं ये, इनको सॉल्व करो। मैं बता रही हूँ हम इंडियंस हैं, हमको बहुत अच्छे से आती है रिश्तेदारी। चलो रिश्तेदारी से निकलते हैं, थोड़ा नंबर्स पे आते हैं। सॉल्व करके बताइए अगला क्वेश्चन।
623 को मैं 49 लिख रही हूँ, 328 को 77 लिख रही हूँ, तो 624 को क्या लिखूंगी? सॉरी, 624 को 56 लिख रही हूँ, तो 852 को क्या लिखूंगी? अच्छा, हिंदी में समझ आ रहा था क्या? हिंदी में तो मैंने पढ़ा नहीं, हिंदी में मैंने नहीं पढ़ा। क्या था? एक पुरुष की फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सोनम ने कहा, उसके दामाद के पुत्र का मामा मेरी भाभी का ससुर का पुत्र है। ओके, भाई हो गया। हाँ ठीक है। हाँ, हिंदी में इजी है, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं ना। देखो, हमको इंग्लिश डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि हम सोचते ही हिंदी के अंदर है। हम जो रिश्तेदारी है, आप अपने मामा को मामा ही बोलते हो, मैटरनल अंकल ऐसे थोड़ी ना बोलते हो, मैटरनल अंकल नमस्ते। हम सोचते ही हिंदी में है, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज ही हिंदी है। अगर आप सोचने ही अंग्रेजी में लग जाओ तो बढ़िया लगेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना? कल को आप अपनी भाभी को बोल रहे हैं हाय सिस्टर इन लॉ, उन्होंने बेहोश हो जाना है कि ये क्या हो रहा है। तो आयुषी, शक्लें बना रहे हो, पढ़ना चाहिए था ना क्वेश्चन। यहाँ पर आप और राहुल तो मुझे लग रहा है मजाक करने आए हैं आज। आपके सामने तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऑप्शन है। वैसे इंग्लिश वालों को बता दूं, अब हिंदी दिखेगी नहीं एग्जाम के अंदर, तो इंग्लिश में ही सॉल्व करने की आदत डाल दीजिए। चलिए, लॉजिक आपके सामने मुझे बताना है, पहले उससे आप लोग मुझे आंसर दे दीजिए। जल्दी जल्दी करो, 9 बजे नाइट कैमरा एक्शन है। 93। लॉजिक क्या लगाए जिनका आंसर 93 आ रहा है? देखिए गाइस, सॉल्व कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन। 93 नहीं आएगा इसका आंसर, नहीं आएगा 93। देखो कैसे करना था, 6 का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर करो प्लस 3 का स्क्वायर करो। मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे पहले शुरुआत ही स्क्वायर से किया करो। 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। सभी को ऐड करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 49। सेम लॉजिक लग रहा है अगले वाले में। 3 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर करिए और 8 का स्क्वायर करिए। करिए, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। ऐड करिए, करेक्ट आएगा 77। सेम लॉजिक लगेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 4 प्लस 16, नथिंग बट 56। सिमिलरली 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 64 प्लस 25 प्लस 4, 4 and 4 8, 8 plus 5, सबके स्क्वायर्स को ऐड कर दिया। हाँ, बस अब ये एडिशन अगर आपको नहीं आता, ये थोड़ी रॉकेट साइंस है, इसके लिए थोड़ी नासा की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा 93। हाँ हाँ, 93 आएगा, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रही थी। ये जो लोग बदले हैं ना आंसर्स, आप देखना जिसका आंसर पहले 93 था, मेरे बोलते कि नहीं 93 नहीं आएगा, आंसर उनका आ गया 95। और ये है इनका कॉन्फिडेंस लेवल। चलो, ऑड वन आउट बताओ मुझे क्या होगा। 5 और 8 को इन्होंने मेरे बोलते ही 15 कर दिया, 13 की जगह। ये है मेरा इन्फ्लुएंस, मुझे बहुत खुशी होती है। क्या फैन फॉलोइंग है ना मेरी, मेरे बोलते ही 2 बढ़ा देते हो आप। मुझे मैं बता रही हूँ, गिनीज में नाम आना चाहिए मेरा। मेरे बोलते ही तुरंत आप 8 प्लस 5 13 की जगह 15 कर देते हो। कितना मानते हो ना मुझे आप लोग, थैंक यू सो मच गाइस, अप्रिशिएटेड। चलिए, ऑड वन आउट बताइए यहाँ पर। और ये उनको बहुत काम आएगा जिनको प्लस पर मैंने बहुत डांट लगा लगा कर स्क्वायर्स याद करवाए थे। अब देखो, अब मैंने हिंट दे दी है बहुत बड़ी, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, इतना टाइम है नहीं।
डी, अंश का आंसर आ रहा है डी। और कोई? ठीक है अंश, मैंने आपका आंसर पढ़ लिया है। चलिए गाइस, जिसका भी आंसर डी आ रहा है मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। देखिए और कुछ नहीं किया है, जो मैंने हिंट दिया था बस वही अप्लाई कर देते तो आ जाता आंसर। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर 529 होता है क्या? 17 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 289 होता है क्या? 31 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 961 होता है क्या? और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है क्या? माइनस करिए 23, रिजल्ट मिलेगा 506। माइनस करिए 17, आंसर मिलेगा 272। माइनस करिए 31, आंसर मिलेगा 930। माइनस करिए इसमें से 19, आंसर नहीं मिलेगा 380। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। समझ में आ गया सभी को? कुछ भी नहीं करना था, नंबर का स्क्वायर करके नंबर ही माइनस करना था। सिर्फ डी ऑप्शन है जिसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है, बाकी सभी में मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑड वन आउट बताइए मुझे इसमें से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट? चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। प्लस कर रहा है, अरे माइनस कर रहा है। ठीक है शेख, आपका आंसर आप बोल रहे हो मल्टीप्लाई करके आ रहा है। कभी सोच के देखिएगा, मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आसान है कि हम क्या कर दें, माइनस कर दें। और वैसे भी 1 से लेकर एटलीस्ट 30 तक आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए सारे स्क्वायर्स। ठीक है, और अगर आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग प्लस क्लास जाके देख सकते हो, मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी। प्लस पे ही नहीं, इवन स्पेशल पे भी सिखाई हुई है। कौन सा ऑप्शन डिफरेंट दिख रहा है इसके अंदर? ये आंसर जो सही करेगा ना, मैं सच में मानूंगी कि वो ढंग से लॉजिक लगा रहा है। देखो आप लोगों का आंसर आ रहा है बी। अच्छा, किसी का आ रहा है सी, किसी का आ रहा है डी। देखिए गाइस, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो होगा बी। ऑड वन आउट में करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा बी। ठीक है, कैसे आएगा बी, देखो ध्यान से। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी अभी मैंने एबीसीडी लिखी थी, और ए से लेकर एन तक लिखा था यहाँ पर, एन से लेकर जेड तक लिखा था यहाँ पर। तो अगर नोटिस करें ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जो मोतुर ने आंसर लिखा है यहाँ पर कि मैम ऑपोजिट है, कि ए का ऑपोजिट है जेड और डी का ऑपोजिट है डब्ल्यू। सेम चीज देखोगे, ई का ऑपोजिट होता है वी, जे का ऑपोजिट होता है क्यू, आई का ऑपोजिट होता है आर, एल का ऑपोजिट होता है ओ का ऑपोजिट एल, आर का ऑपोजिट आई। तो ऑपोजिट तो सारे के सारे ही हैं। तो ऑपोजिट वाला लॉजिक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर जिसने की है, ऑपोजिट वाला क्या किया आपने, लॉजिक लगाया, शुरू के 3 में ऑपोजिट आ रहा था तो फोर्थ ऑप्शन आपने टिक कर दिया एलिमिनेशन मेथड लगा के, जो कि है गलत। शिल्पी, हर्षा, अनामिका, एसकेयू एजुकेशन सेंटर, सभी के सभी, लावण्या, सबका आंसर गलत है क्योंकि उन्होंने ऑपोजिट लॉजिक लगाया है। जिसका आंसर बी आया है उनका मैं लॉजिक बता देती हूँ। लॉजिक है, फर्स्ट डिजिट को देखिए, ए में से डी में डिफरेंस निकालिए। बी और सी दो का डिफरेंस है, ई जे का डिफरेंस देखिए, आई एल का डिफरेंस देखिए, और ओ आर का डिफरेंस देखिए। आई और जे का डिफरेंस देखिए, एफ जी एच आई फिर जे, चार का डिफरेंस दिख रहा है। आई और एल में देखिए, जे के, नहीं 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 नहीं, ऑपोजिट ही है। ऑपोजिट तो ऑपोजिट होता है, चाहे उल्टा है चाहे सीधा है। ये कोई लॉजिक किसने बोला है भाई, ये किसने लॉजिक बोला आपको? आई और एल में डिफरेंस देखिए, जे के एल, है ना।
और यहां पर भी डिफरेंस देखिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग वर्ड निकालना है यहां पर। मिसिंग वर्ड, 7 है, 14 है, 33 है, 70 है और 131 है। मिसिंग वर्ड बताना है। सबसे पहले रीजनिंग ही पढ़ाई थी गाइस प्लस पे, याद करिए, उसमें मैंने ये सारी ट्रिक्स सिखाई थी आप लोगों को। 7, 14, 33, 70, 131, आगे क्या आएगा? डी में कोई रूल नहीं है, वेरी गुड। लॉजिक बताइए यहाँ पे। जो लॉजिक सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा और अगर उसको चारों पे फॉलो हो रहा है तो ही आंसर सही आएगा। बी आंसर आ रहा है यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा गाइस ए। जिसका भी 222 आंसर आ रहा है उसका आंसर होगा करेक्ट। लॉजिक बताइए मुझे। लॉजिक 7 लिखा है, 14 लिखा है, जिसका भी आंसर ए आया है बहुत ही बढ़िया। लॉजिक बताए मुझे, क्या लॉजिक लगाया है? जिसका भी आंसर ए आया है, देखो आंसर ए आना बहुत बढ़िया बात है, बट मैं लॉजिक जानना चाहती हूँ। मैं बताऊं उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपने क्या लॉजिक लगाया। रमन, अर्पणा, शीतल, क्या लॉजिक लगाया? आप लॉजिक बताइए इस क्वेश्चन का, जल्दी बताइए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि करेक्ट लॉजिक लगा के आया है या फिर नहीं आया। एडिशन ऑफ द नंबर, एडिशन ऑफ द नंबर, समझ नहीं आया। देखो 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, लिखने को तो 7 को मैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 3 भी लिख सकती हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 2 भी लिख सकती हूँ, राइट। लिख सकती हूँ ना, और क्या लिख सकते हो? देखो शुरू से लॉजिक लगाना है तो देखिए, क्या लगाया है लॉजिक, डिफरेंस का डिफरेंस। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? अरे जल्दी बताओ, फिर नहीं तो मैं बताऊंगी, आप बताइए पहले क्या लॉजिक लगाया आपने। देखो लिखने को तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, बट ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 7 को क्या लिखेंगे ये लोग, 7 को लिखा हुआ है 1 का क्यूब प्लस 6। इसी तरीके से 14 को क्या लिखा हुआ है, नहीं नहीं, 1 का क्यूब प्लस 6 लिखा हुआ है, और मैं हर में प्लस 6 कर रही हूँ, यहाँ पर लॉजिक लगेगा प्लस 6 का। तो प्लस 6 यानी पहले 14 में से एक बात बताइए मुझे, 6 को मैं माइनस कर दूं तो कितना बचता है मेरे पास में? 2 का क्यूब आ रहा है क्या ये, 8 प्लस 6। सेम चीज 33 में 3 का क्यूब प्लस 6, 27 प्लस 6 करिए। सेम चीज 70 में अप्लाई होगी, 4 का क्यूब प्लस 6। 131 के अंदर क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 6। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 का क्यूब प्लस 6, यानी कि 216 प्लस 6, 222। समझ में आया है ना, ये बढ़िया लॉजिक। अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं मानूंगी कि ये थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन चला जाता है।
बट एनटीए में मिसिंग वर्ड क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं गाइस। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या लग रहा था, यहां पर लग रहा था सबसे सिंपल लॉजिक इसमें मुझे लगा क्यूब वाला। ठीक है, ऑल दो अगर आप लोग डिफरेंस वाला लॉजिक लगाओगे तो भी आंसर हो सकता है कि सेम आ जाए। एक बार ही डिफरेंस करिए, फिर सेकेंड लेवल में दोबारा से डिफरेंस करिए, तो भी हो सकता है कि आंसर आ जाए। बट मुझे सबसे सिंपल लॉजिक यही लगा और सबसे अप्रोचेबल है ये। सोचने की कोशिश करा करो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ लेवल लेवल वाला ऑप्शन लगा सकते हो, जो डिफरेंस का डिफरेंस लगाया कुछ बच्चों ने। स्क्वायर लगाने की कोशिश करिए, नियरेस्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो या फिर नियरेस्ट क्यूब बनाने की। एनटीए का फेवरेट है क्यूब वाले क्वेश्चंस देना, है ना। एनटीए का फेवरेट है ये क्यूब में देना, तो नियरेस्ट क्यूब बनाने की कोशिश करो हर नंबर को। और ये क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, HW दे के जा रही हूँ, जिसका आंसर जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, मुझे आंसर देगा कमेंट के अंदर। ठीक है, और मैं आपको इसका करेक्ट लॉजिक बता दूंगी सुबह 7:30 बजे अपनी करंट अफेयर सेशन के अंदर, जो आपके लिए मैं कल लेके आ रही हूँ। बहुत ही बढ़िया सेशन। कल मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से एसोसिएटेड आपसे 10 MCQs डिस्कस करूंगी, जो कि करंट के न्यूज में रहे हैं और आपकी एग्जाम में आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं। कल सुबह 7:30 बजे सेम चैनल पर, जो अपनी रोज क्लास होती है, सेम चैनल पे आऊंगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इसका लॉजिक आपको मुझे बताना है क्या लॉजिक होगा, आंसर आपको दिख गया होगा। ठीक है, बाकी जो भी लोग नेट कैटेगरी के अंदर मेरे साथ में पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो प्लस पे जा सकते हैं या आइकॉनिक पे जा सकते हैं। एक रेवोल्यूशन है जो गाइज आप लोगों के लिए आइकॉनिक लेके आया है, वो है पर्सनल कोच के साथ में तैयारी करना, पर्सनलाइज्ड लेवल पे डाउट सॉल्विंग सेशन लेके आना और इंटरव्यू तक आप लोगों के साथ दे रहना। फीस बढ़ जाएगी क्योंकि डिस्काउंट अभी 10% है अदिति 10 के साथ में, फिर 5% हो जाएगा। तो रेफरल कोड लगाइए, 12 महीने की फीस 12,000 रुपए है, आराम से पढ़िए। आइकॉनिक जिसके पास में नहीं है, आइकॉनिक पर स्विच करिए गाइस। 28% डिस्काउंट चल रहा है अभी एनटीए की तरफ से, सॉरी अभी अनअकैडमी की तरफ से, और 10% डिस्काउंट चल रहा है रेफरल कोड की तरफ से। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस प्लस में यही होता है और आइकॉनिक में, कि प्लस में सिर्फ लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, सब कुछ है। बट प्लस में एजुकेटर के पास में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो सबसे बात कर सके, इसीलिए आइकॉनिक में हर एक बच्चे को एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, जिससे वो 24 घंटे बात कर सकता है। 2400 घंटे वो आप लोगों को स्टडी प्लान देगा, वीकली आप लोगों के लिए रिव्यूज देगा, आपकी परफॉर्मेंस को जज करेगा, इंटरव्यू लेवल तक आप लोगों को गाइड करेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा ये सीन तो लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। फिर आपके लिए सेम ऐसा ही कोच लेके आऊंगी। कल की क्लासेस याद रखिएगा, स्पेशल क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस 8 बजे है, 11 बजे है और 6 बजे है। ज्वाइन करना भूलना नहीं, कमेंट के अंदर पिन करवा दूंगी, तो आंसर जब दो कमेंट के अंदर लास्ट क्वेश्चन का, तो इन क्लासेस पे रजिस्टर कर लेना। कल आप लोगों के लिए स्पेशल डे ही बना देंगे, 3 स्पेशल क्लासेस लेके। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आप लोगों से 9 बजे, जहां पर मैं शिव सर और कृतिका मैम आ रहे हैं। इस बार आईसीटी लेके आ रही हूँ, तो कोशिश जरूर करिएगा जिताने की। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।